ये मुसलमान को रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन, कोटा नहीं कोटा, वक्फ बोर्ड का ये बोल के हमारे को डिरेल कर दिया गया 70-75 साल में। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, गुजरात राइट्स हो, पर आज का जो नए दौर का मुसलमान है, वो मुसलमान तालीम हासिल कर रहा है। गरीब मुसलमान के, रिक्शा वालों के, प्लम्बर के, कारपेंटर के बच्चों को अमेरिकन, सिर्फ इन लोगों को पॉलिश करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस आना है इन लोगों को। मायूसी का शिकार है, नेगेटिविटी का शिकार है। आप इनसे गले में हाथ डाल के बात करेंगे, बेटा तू कर सकता है। आज कोई मुसलमान को रोक नहीं सकता, कोई भी शोबे में। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मुसलमान तालीम हासिल नहीं करना चाहते। अगर आप प्री प्राइमरी लेवल पे एडमिशन देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इनटेक है मुसलमान का। क्यों? उसको 5-6 बच्चे रहते, एक आध बच्चा अच्छा पढ़ता है तो वो बच्चे को पढ़ाते हैं, बाकी के बच्चों को फाइनेंशियल मजबूरी की तरफ से निकाल देते हैं स्कूल से, और छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो मुसलमान को ख्वाहिश नहीं है, बोल के नहीं है। आज जो मेरे को मायूसी थी नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों से, वो मायूसी खत्म हुई। इन लोगों में एक पॉलिटिकल कीड़ा है, वो पॉलिटिकल कीड़े को अगर इन लोग खत्म करें, थोड़ा बैकवर्ड करें। अभी हमारे पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहिए। ये क्या है, लोहे से लोहे को कटाना या हीरे से हीरे को कटाना चाहिए। हम खामोश रहना चाहिए। हम तालीम हासिल कर लो, हम रोजगार हासिल कर लो, हम बिजनेस। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हैदराबाद में मैं मौजूद हूं, और जब हैदराबाद की बात आती है तो जहन में एक नाम जो ताजा हो जाता है वो है दी सियासत का। जी हां, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को बखूबी उठाया जाता है, उसी को देख करके तमाम नौजवानों को और खासतौर पर मेरे जैसे युवाओं को एक जज्बा मिलता है सच्चाई के साथ काम करने का। और आज हमारे साथ सीनियर सहाफी जहीरुद्दीन अली खान साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हैदराबाद की सियासत क्या है। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री यहां आए और मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर के तमाम बातें कही, उसका किस तरीके से असर हैदराबाद की सियासत पे पड़ा है, ये तमाम मुद्दों को जानने के लिए मेरे साथ जहीर साहब मौजूद है। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि हैदराबाद के लोगों की मेन समस्याएं क्या हैं, क्योंकि हैदराबाद में जब भी देखा जाता है तो एक नाम जो देश भर में गूंजता हुआ दिखाई देता है। असल सियासत क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है? देखिए, ओल्ड सिटी के खास तौर पे हैदराबाद की जब बात करते हैं तो ओल्ड सिटी की बात करूंगा मैं। ओल्ड सिटी में तो इतनी खराब हालत है, आज बेरोजगारी है, रोड्स खराब है, ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम है। और रीजन ये है कि हमारी जो बच्चे बेरोजगार है, उसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि ये लोग बाहर जाते रहते हैं ज्यादातर। हैदराबाद जो आज पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तानी मुसलमानों में मशहूर है, इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी जो है गल्फ रिलेटेड इकोनॉमी है। $4 बिलियन गल्फ से आते हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में, और मुसलमान की है, और उसी की वजह से खुशहाली दिखती है। पर वो खुशहाली में भी गुर्बत भी इतनी है कि खास तौर पे ओल्ड सिटी के जो स्लम्स है उसमें बहुत ज्यादा गुर्बत है। वहाँ पे खाने को तरस रहे लोग, गरीब है। हाँ, पॉलिटिक्स है हैदराबाद की पॉलिटिक्स एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है। जैसा अभी आप अमित शाह का जिक्र कर रहे थे, अमित शाह ने कहा कि मुसलमान रिजर्वेशन खरीदेंगे। ये मुसलमान को रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन, कोटा नहीं कोटा, वक्फ बोर्ड का ये बोल के हमारे को डिरेल कर दिया गया 70-75 साल में। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, गुजरात राइट्स हो, पर आज का जो नए दौर का मुसलमान है, वो मुसलमान तालीम हासिल कर रहा है। मैं उसकी एक छोटी मिसाल दूंगा। मैं जब चार्ट अकाउंटेंसी कर रहा था तो हैदराबाद में सिर्फ 5 मुसलमान चार्ट अकाउंटेंट थे। आज एक एमएस कॉलेज बोल के हैदराबाद में, वो कॉलेज के 5 लड़कियां क्लासमेट्स सीए फाइनल पास हुए हैं। 3 अर्नेस्ट एंड यंग में काम कर रहे हैं और 2 प्राइस वाटर हाउस इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो मायूसी एक तरफ है,
मगर जो 2000 के बाद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मींस का मेरिट स्कॉलरशिप मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप करे, उसकी वजह से एक एक घर में अगर गरीब के पास 4-5 लड़के हैं तो दो डॉक्टर हो गए, एक इंजीनियर हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया हैदराबाद में। ये किसी का नहीं है, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है और जो एनआरआई के फंड्स है। एनआरआई बोले तो हैदराबाद के जो प्लम्बर्स थे, कारपेंटर थे, जो सर्विस सेक्टर में थे, वो पूरी दुनिया में फैल गए। गल्फ में है 8 लाख के करीब हैदराबादी तेलंगाना के मुसलमान गल्फ में काम करते हैं, तो उनके जो रेमिटेंस है उसकी वजह से दुनिया देख ली है, और तो फिर ख्वाहिश पैदा होगी, तालीम हासिल करेंगे, दूसरे चीज़ें हासिल करेंगे। आज हमारा अगर तेलंगाना का कोटा देखें तो हमारे ये साल 656 मुसलमानों को मेडिसिन में सीट मिली एक कैटेगरी में। एक कैटेगरी बोले तो मेरिट सीट है। अगर हमारे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारे 430 मिलना था, 20% 150% एक्स्ट्रा मिली, 100 मिलना था, सिर्फ 150 मिले हमारे शेयर के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा खुशाइन बात है, एक अच्छा पहलू है कि हमारे 656 लड़के लड़कियों को मेडिसिन में ऑन गवर्नमेंट फीस एडमिशन मिला है। वैसा ही साउथ इंडिया में जो तरक्की हो रही है, हैदराबाद, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल है, जो नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं है। हैदराबाद में हर कोर्स में ले लेंगे आप। अभी हमारे एडिटर साहब जहाद अली खान साहब ने एक लड़की को पायलट बनाया, इंडिगो में है। उसका वालिद क्या बोलते हैं, एक बेकरी में काम करता था, उसका फिर एक उंगली कट गई तो अब डिलीवरी मैन है और उसकी बच्ची 2 लाख रुपए तनख्वाह कमा रही। तो ऐसा पॉजिटिविटी जो है साउथ इंडिया से बहुत अच्छी है। हम अगर मुसलमान खास तौर पे मायूस रहते हैं कि हालत खराब है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, भगवा है, लिंचिंग हो रही है, ये मगर मैं नहीं समझता हूँ को मायूस होना है। आपकी मेरी जिंदगी में 5 साल 10 साल बहुत बड़ी चीज़ है, मगर एक मुल्क की जिंदगी में 5-10 साल एक नाखून बराबर भी वैल्यू नहीं है उसकी। तो ये मुल्क में हमारे को 1857 में प्रॉब्लम आए थे, 1947 में आए, बाबरी मस्जिद के वक्त 92 में आए, फिर गुजरात राइट्स हुए तो प्रॉब्लम आए, फिर मोदी साहब आए तो प्रॉब्लम आ रहे हैं, लिंचिंग आ रही। मगर मैं एक चीज़ पॉजिटिव देखा है, ये सब चीज़ों में हमारी कौम तरक्की कर रही। उसका वन ऑफ द रीजंस है, व्हेन यू आर पुश टू वॉल यू विल कम बैक। वैसा ही हमारे कोने में डाल दिए हैं, अब हम उसके वापस रिवर्स में है, तालीम में है, रोजगार में है। हाल ही में एक ग्रुप आया था बैंगलोर से और पुणे से, उनका कहना था क्या व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिया, यंग जनरेशन क्या करना चाहिए। मैं बोला देखो, आपको तालीम हासिल करो, रोजगार करो, बिजनेस करो। आज हमारे हैदराबाद के खास तौर पे ओल्ड के 19,000 लड़के लड़कियां, जिसमें से 15,000 लड़कियां हैं जो हाईटेक सिटी में काम कर रही हैं। हमारा अगर 50% वर्क फोर्स को हम खाली रखेंगे, आज के ज़माने में एक की आमदनी से घर चलना भी मुश्किल है। तो हम अगर दोनों को करें, मगर उनको पहले मजबूती से रखें, इस्लाम में मजबूती में ला के आप तालीम दें, तो वो बच्चियाँ भी कमा रहे हैं। आज जो इंटरनेट पे के वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर से 15,000 के करीब हमारे लड़कियां हैं जो कॉल सेंटर में काम कर रही, बीपीओ में काम करी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में काम करी, मेडिकल कोडिंग में काम करी, यू नेम इट, एवरीवेयर आवर चिल्ड्रंस आर देयर। इस साल 28 लड़के लड़कियां हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस में काम कर एडमिशन मिला है, एमबीबीएस में, एम्स में। तो बहुत बड़ी बात है। जो गरीब के लड़के हैं, मिडिल क्लास के भी नहीं है, गरीब मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो इतना तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि सर जैसे कि तालीम की तरफ में यूथ का कहीं ना कहीं जुड़ाव बढ़ा है। पहले ये बताया जाता कि था तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर के, कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते, वो लिखना नहीं चाहते, इसलिए उनकी बदहाली ऐसी। और जब मुसलमान बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, वो कुछ बन करके तमाम
जगह पर दिखा रहे हैं, तो हम तस्वीर देखते हैं कि कभी केंद्र सरकार द्वारा मौलाना आजाद फेलोशिप कैंसिल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, और इसी के उसमें देखा जाए क्या देश के गृह मंत्री का बयान इसलिए आया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, जो तालीम की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं वो बंद हो जाएगा। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? क्या मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को धरातल पे डालने की तैयारी है? नहीं, वो तो मुसलमान को SC ST के लेवल पे लाना चाहते हैं, मगर मेरा ईमान ये है मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हमको अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। मैं जो चार्ट अकाउंटेंसी का कोर्स जब कर रहा था, 40 साल में एक ही लड़का मुसलमान पास हुआ था दोनों सब्जेक्ट्स ऑन अटेम्प्ट में। मगर आज 2019 में, सिर्फ इंडिया का टफेस्ट कोर्स है, 2019 में पहला मुसलमान बच्चा जिसकी दादी फुटपाथ पे तरकारी बेचती है, वो दादी है। अब 2020 का फर्स्ट एंड सेकंड रैंक चार्ट अकाउंटेंसी का मुसलमान लड़का लड़की लाए। तो आप देखिए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम से इनिशियली बहुत फायदा हुआ, खासतौर पे मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है 8 से कर दी है, वो फर्स्ट क्लास से था तो 8 से कर दी, ताकि मुसलमान, आप कभी भी ये मत सोचिए कि मुसलमान तालीम हासिल नहीं करना चाहते। अगर आप प्री प्राइमरी लेवल पे एडमिशन देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इनटेक है मुसलमान का, और सबसे जो ड्रॉप आउट है हाईएस्ट भी मुसलमान का है। क्यों? उसको 5-6 बच्चे रहते, एक आध बच्चा अच्छा पढ़ता है तो वो बच्चे को पढ़ाते हैं, बाकी के बच्चों को मजबूरी की, फाइनेंशियल मजबूरी की तरफ से निकाल देते हैं स्कूल से, और छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो मुसलमान को ख्वाहिश नहीं है, बोल के नहीं है। आज जो मुसलमान है, बंगाल का और एक हावड़ा में एक लमीन कॉलेज है, वहाँ पे बंगाल में 2400 मेडिकल सीट्स है, 1200 रिजर्व फॉर SC ST रहते हैं, 1200 मुसलमान ओपन कैटेगरी के अवेलेबल है। 1200 में से 500 सीट ला रहे हैं। कैसा ला रहे हैं? गरीब और मिडिल क्लास के। हाल ही में हमारे पास जब 656 लड़के लड़कियों को का फंक्शन करे थे हम, ये कि आप इतने सीट लाए, मैं उनसे एक ही सवाल करा, स्पीच नहीं दिया, कि आप लोग कितने काबिल है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ में मिली आपको, कि अगर आपके लड़के या लड़की को ये सीट नहीं मिलती तो क्या आप खरीद सकते? एक आदमी भी हॉल में हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो मिडिल क्लास का है, वो लोअर क्लास का है। आज कोई मुसलमान को रोक नहीं सकता, कोई भी शोबे में। आप देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह का साहब का जो लिबरलाइजेशन आया था 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, 20 इयर्स की रिसर्च हुई, तो 20 इयर्स में हिंदुस्तान में ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ना पावर सेक्टर बढ़ा, ना कोई दूसरे सेक्टर बढ़े, एक ही सेक्टर बढ़ा, सर्विस सेक्टर। किस्मत से, बदकिस्मती से बोलिए, मुसलमान प्लम्बर भी था, कारपेंटर भी था, मेसन भी था, ड्राइवर भी था, मैकेनिक भी था, और यही सर्विस सेक्टर ग्रोथ था। मैं गाड़ी में आ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते तो मेरे ड्राइवर से पूछा, तुम कब ज्वाइन करे? तो बोला 94 में मैं आपको ज्वाइन करा। क्या तनख्वाह थी? तो 2700 थी। आज क्या है? तो 20,000 है बोला। तो आप ये देखिए कि ड्राइवर की 2700 तनख्वाह थी, 20,000 हो गई। वो वक्त अगर डॉक्टर को, प्रोफेशनल या इंजीनियर से आप अगर कुछ डॉक्टर को बुलाए तो 200-300 रुपए फीस थी। वो 200-300 रुपए फीस जाके आज 500 रुपए डॉक्टर की फीस हुई। जबकि आज प्लम्बर को घर पे बुलाए तो 500 रुपए देना है, कारपेंटर को घर पे बुलाए तो 500 रुपए भी देना है, मेसन को घर पे बुला के 12 घंटे काम करे तो 1200 रुपए, 1000 रुपए देना है। तो हम खुशकिस्मत, बदकिस्मती से हम ऐसे ग्रोथ एरिया में थे, सर्विस सेक्टर में, उसकी वजह से है हमारी कौम को फायदा हो गया आज। क्योंकि सर मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से खासतौर पर फ़ायदा हुआ, कौम के बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद और साउथ साइड में ये देखा गया है कि तालीम की तरफ जो है ज़्यादा फोकस किया गया है। देश भर में किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि तस्वीर हैदराबाद के ऊपर लोगों की टिकी रहती है हमेशा, कि किस तरीके का रिएक्शन हैदराबाद की तरफ से रहेगा, या क्या कदम हैदराबाद के लोग उठाते हैं एजुकेशन को लेकर के? देखिए, एक ही मेरे सोच है कि हम खाएं कम, बिरयानी ना खाए, हलीम ना खाए, दावत ना कम करे, शादियों में कम करे खर्चे, और बच्चे की, लड़के लड़की को भी तरजीह देना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए।
अगर हमारी लड़की तालीम हासिल करी तो हमारी कौम, आने वाली कौम कभी गैर तालीम याफ्ता नहीं रह सकती। जब माँ तालीम हासिल कर देंगी, वो घर में ही क्यों ना बैठी रहो, अपने औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम देंगी। तो हम सिर्फ तालीम पे करें, तालीम के साथ साथ रोजगार। खास तौर पे हम लोग एक अमेरिकन एक्सेंट प्रोग्राम करते हैं हैदराबाद में। वी हैव प्लेस्ड अराउंड 19,000 बॉयज एंड गर्ल्स इन हाईटेक सिटी। गरीब मुसलमान के, रिक्शा वालों के, प्लम्बर के, कारपेंटर के बच्चों को अमेरिकन, सिर्फ इन लोगों को पॉलिश करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस आना है इन लोगों को। मायूसी का शिकार है, नेगेटिविटी का शिकार है, आप इनसे गले में हाथ डाल के बात करेंगे, बेटा तू कर सकता है। मैं हर वक्त एक मिसाल देता हूँ, अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स कहाँ हैं, तो वो पूरे डायमंड्स गोलकुंडा माइंस इंडिया के हैं, हैदराबाद के हैं, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के हैं। वैसा ही हमारी कौम है। हम जब रास्ते में चलते हैं तो कंकड़ दिखा तो उसको ठोकर मार के चले आते हैं, मगर हम सोचना चाहिए वो कंकड़ डायमंड बन सकता है, चाहे वो गरीब का बच्चा रहो, अमीर का बच्चा रहो, मिडिल क्लास का। अगर हम उसको पॉजिटिविटी देंगे, खास तौर पे मैं बहुत नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के अगेंस्ट मेरी फीलिंग थी, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में है, गुंडागर्दी में है, माफिया में है, ये है। मगर मैं मुजफ्फरनगर में स्कूल्स खोले थे हम लोग, राइट्स पे हमारे ट्रस्ट के, तो वहाँ देखा मैं कि 6 महीने में जो बच्चे हिंदी जानते थे, मुजफ्फरनगर में हम लोग स्कूल खोले थे जब राइट्स हुए थे, तो मुझे 50 लाख का बजट दिया गया था कि जाके इनको रेप हुए सो विक्टिम को और मर गए वालों को कुछ पैसे देना है। तो मैं जाके के डिसाइड करके आया कि नहीं, पैसे देने से कुछ नहीं होगा, हम तालीम हासिल करेंगे। फुगवाना बोल के गाँव था, वहाँ पे देखे तो राइट हैंड साइड देखे तो एक 200 लड़कियां हैं 8-10 साल के, नए शक्कर के, गन्ने के ट्रैक्टर्स जा रहे हैं तो गन्ना खींच के खा रहे हैं। स्कूल है क्या, बोला तो नहीं है, तो हम वहाँ स्कूल शुरू करें। 6 महीने में वो बच्चे हैदराबाद के कोई प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो गए थे। जब हम स्कूल खोले तो 8 नर्सरी क्लासेस खोले, उसमें 3 साल के बच्चे से लेके 15 साल के लड़कियां थे, तो उन लोगों को अलग अलग करके आज वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो मेरे को मायूसी थी नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों से, वो मायूसी खत्म हुई। इन लोगों में एक पॉलिटिकल कीड़ा है, वो पॉलिटिकल कीड़े को अगर इन लोग खत्म करें, थोड़ा बैकवर्ड करें, अभी हमारे पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहिए। ये क्या है, लोहे से लोहे को कटाना या हीरे से हीरे को कटाना चाहिए। हम खामोश रहना चाहिए, हम तालीम हासिल कर लो, हम रोजगार हासिल कर लो, हम बिजनेस करो, और हमारी आने वाली जनरेशन की और कम्युनिटी का वो होना चाहिए हमारे में। मैं तरक्की करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ मेरे गरीब, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे महल्ले वाले, जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई एक भी साथ घर में भूखा सो रहा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वैसा अगर हम सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5-10 साल हमारे वास्ते बहुत इम्तिहान के, तकलीफ के हैं, और ये 5-10 साल के बाद मेरे बागडोर हमारे हाथ में आने वाली है। 5-10 साल के बाद बागडोर जो है हाथ में आने वाली है। सर, मैं इसी के साथ साथ जानना चाहूँगा, ख़ासतौर पर हैदराबाद में जब आज हम हैं तो वक्फ बोर्ड की समस्याएं तो खैर देश भर में ज़्यादा हैं। यहाँ किस तरीके से समस्याएं वक्फ बोर्ड को लेकर के सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाम को पता ही नहीं है कि वक्फ क्या है और उनका उस पर किस तरीके से हक है, वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो डेली काम करते हैं उनके लिए जानना जरूरी नहीं है। तो किस तरीके से आवाम में अवेयर किया जा सकता है लोगों को, खासतौर पर वक्फ के मामले पर? देखिए, हैदराबाद में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पंजाब हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है, क्योंकि यहाँ पे 400 साल हुक्मरानी मुसलमानों की थी। यहाँ पे तेलंगाना में सिर्फ 10 लाख करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टीज, और हमारा एनुअल बजट 2000 करोड़ है, उसमें से 1000 सैंक्शन होता, खर्च होता, 1000 करोड़ वापस चले आता है। हम समझते हैं वो 1000 करोड़, अगर हम ये 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज को बचा लेंगे तो एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी हिंदुस्तान में, क्योंकि हैदराबाद इतना, तेलंगाना रियासत इतनी छोटी है कि हर जगह शहर है। 1/3 हमारा पॉपुलेशन शहरी पॉपुलेशन है हैदराबाद का। 3.3 करोड़ में से 1.2 करोड़ हैदराबाद में रहते हैं।
वक्फ प्रॉपर्टीज में हम गवर्नमेंट या बीजेपी या आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने से पहले हम हमारी लीडर्स को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, बेसिकली हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी जो तबाह हुई वो हमारे वक्फ बोर्ड के लोगों से, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स से और वक्फ बोर्ड के पॉलिटिशियन से। जितने मुसलमान पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो कांग्रेस का मुसलमान हो, टीआरएस का मुसलमान हो, टीडीपी का मुसलमान हो, बीजेपी का मुसलमान हो या एमआईएम का मुसलमान हो, ये पूरे मुसलमान लीडर्स हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज के ब्रोकर्स बन के बर्बाद करें। जब तक हमारी गरीब आवाम को शऊर नहीं आएगा वक्फ प्रॉपर्टीज हर मुसलमान की है, ये शऊर बेदार करना चाहिए। ये शऊर बेदार हो गया तो हमारी कौम तरक्की करेगी। ज़हीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कौम आगे बढ़ सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को बस उन्हें समझने की जरूरत है।